हे हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हितेश कुमार आपका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लेजर्स कैसे बनाते हैं और उनके अंडर ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं। जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं तो उसके अंडर ग्रुप डिसाइड करने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन इस वीडियो के एंड तक आपका पूरा बिल्कुल दूर हो जाएगा। मैं किसी भी लेजर्स के अंडर ग्रुप को आपको याद नहीं करने दूंगा। बहुत ईजी होते हैं ये, बस आपको समझ नहीं आता तो हम लोग बस उनको याद करते रहते हैं कि ये इसके अंडर ग्रुप जाएगा, सैलरी इनडायरेक्ट में जाएगी, ये फर्नीचर फिक्स में जाएगा। हम याद करते रहते हैं, फिर हम कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इस वीडियो में अगर हमने उनका काम समझ लिया लेजर का कि ये लेजर किस काम में आता है, तो हम उसका अंडर ग्रुप बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि ये लेजर जो है ये इसके अंडर ग्रुप में जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक एक लेजर के ग्रुप को स्पेसिफिकली बताऊंगा कि इस डायरेक्ट एक्सप्रेस के अंदर कौन कौन से लेजर आते हैं, इनडायरेक्ट के अंदर कौन कौन से लेजर आते हैं। मैं कुछ भी आपको हौच पौच नहीं करूंगा कि कभी डायरेक्ट बता रहा हूँ, कभी इनडायरेक्ट बता रहा हूँ, कभी फिक्स बता रहा हूँ, कभी सस्पेंस अकाउंट बता रहा हूँ, कभी बैंक बता रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, उससे कंफ्यूजन होता है और एकदम समझ नहीं आता। तो हम एक एक लेजर का काम को समझेंगे और उसका सब ग्रुप समझेंगे और उस सब ग्रुप के अंदर कितने लेजर्स आते हैं वो सारे एक बार में हम समझ लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी लेजर में क्या ग्रुप डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में लेजर्स बनाना और उसके अंडर ग्रुप को मैंने पूरा पीडीएफ भी बना रखा है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको बाद में रिवीजन करना हो उस स्क्रीनशॉट के थ्रू आप रिवीजन भी कर पाओगे। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टैली में लेजर्स बनाने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि टैली में लेजर्स का अंडर ग्रुप सही चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर पे जाएंगे और यहाँ ग्रुप का जो ऑप्शन है यहाँ पे हम सारे ग्रुप को देख लेंगे। ये जो भी ग्रुप है इनको क्यों सही चूज करना इंपॉर्टेंट है, पहले ये हम समझ लेते हैं कि अगर हम इन्हें गलत चूज करते हैं तो उससे क्या इशू होता है। देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है लेजर का, जिसमें लेजर पे एंटर किया और जैसे मैंने चूज किया फर्नीचर का लेजर। ठीक है, मैंने एक फर्नीचर का लेजर बना लिया और यहाँ पे मैंने अंडर ग्रुप क्या डाल दिया, मुझे इसको डालना था फिक्स एसेट में, लेकिन मैंने किसमें डाल दिया, इसको बैंक अकाउंट में। अगर जैसे ही मैंने फर्नीचर को बैंक अकाउंट में डाल दिया तो जैसे ही मैं इसे एंटर प्रेस करता हूं, देखो इसने क्या ऑप्शन शो कर दिया, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम। क्योंकि टैली को ये नहीं पता कि फर्नीचर फिक्स एसेट है। वो क्या सोच रहा है कि फर्नीचर नाम का कोई बैंक है, क्योंकि मैंने जैसे अंडर ग्रुप में बैंक चूज कर दिया उसको लग रहा है कि ये बैंक है। अगर मैं यहाँ पे सैलरी को चूज करता हूँ, जैसे मैंने एक लेजर बनाता हूँ सैलरी का। अब सैलरी किसमें जाती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये मैं आपको सब पढ़ाऊंगा अभी आगे, लेकिन हम पहले इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। तो सैलरी अगर जाती है आपकी इनडायरेक्ट में और मैंने अगर इसको चूज कर लिया फिक्स एसेट में, तो इसको नहीं पता कि फिक्स एसेट है या फिर ये सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अगर जैसे आप इसको अंडर ग्रुप गलत चूज करते हो तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अगर जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, आपका जो बैलेंस शीट बनती है, वो सब पूरी की पूरी गलत बन जाती है। ऐसा नहीं है, आप इसे ठीक नहीं कर सकते। आप इसे ऑल्टर में जाके बाद में जाके अगर आपने किसी में गलत लेजर भी चूज कर लिया, अंडर ग्रुप चूज कर लिया है, तो उसका बाद में जाके भी ठीक कर सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले से ही ठीक करके रखें ताकि बाद में जाके हमें इश्यू ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेजर्स को देख लेते हैं। जैसे अगर आपको लेजर्स को ऑल्टर करना होता है तो हम यहाँ गेटवे ऑफ टैली में ऑल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं लेजर्स। लेजर्स में दो लेजर आपको प्री डिफाइंड लेजर्स मिलते हैं, एक कैश का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का। ये लेजर्स आपको बनाने नहीं पड़ते, ऑलरेडी बने हुए होते हैं। इन लेजर्स को ना आप डिलीट भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड लेजर्स होते हैं, कैश का एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। ये लेजर्स हमें बनाने नहीं। तो हम टैली में स्टेप बाय स्टेप लेजर बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टैली में गेटवे ऑफ टैली पे जैसे आप आओगे, आप क्रिएट के ऑप्शन पे एंटर करोगे। नीचे सेकंड ऑप्शन आ रहा है लेजर का, जैसे आप लेजर के ऑप्शन में एंटर करते हो ये आपका लेजर बनाने का इंटरफेस है। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे इजी लेजर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाएंगे और डिफिकल्ट लेजर्स को समझते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे इजी लेजर्स बना लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले लेजर बनाते हैं सेल्स का लेजर। सेल्स का लेजर हमने बना लिया। अब आप चाहो तो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, सेल्स के आगे ऐसे सेल्स अकाउंट डाल देते हैं। अगर आप चाहो तो सेल्स अकाउंट डाल सकते हो, वरना ऐसा कोई रूल नहीं होता कि हम सेल्स अकाउंट डालें। हम सेल्स के भी डाल के एंटर कर सकते हैं। एलियास एक शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एलियास में हम एसबीआई लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं उसके। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। अब सेल्स अकाउंट आपका जाता है एक सिंपल इजी सेल्स अकाउंट। सेल्स आपका किसमें जाएगा, सेल्स अकाउंट में। एंटर एंटर करके हम क्या करते हैं, इसको चूज कर लेते हैं और एंटर एंटर करके हम इस विंडो को पूरा सेव कर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरा ये सेल्स का लेजर बन गया। अब अगर हमने सेल करी है तो सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने वाला जो बायर है वो हमारे सामान को रिटर्न भी कर सकता है। एक लेजर और बना लेंगे, सेल्स रिटर्न भी आपका किसमें जाएगा, सेल्स अकाउंट में। इसको भी हम एंटर एंटर करके इसको भी हम सेव कर लेंगे। इसमें कोई समझना नहीं है, ईजी है। सेल्स सेल्स रिटर्न में जा रहा है, सेल्स सेल्स आपका सेल्स अकाउंट में गया, सेल्स रिटर्न आपका सेल्स अकाउंट में गया। दूसरा एक इजी लेजर है परचेज का अकाउंट। अगर हम जो भी सामान परचेज करते हैं उसको हम परचेज लेजर में डाल देते हैं। परचेज किस में जाता है, परचेज जाता है आपका परचेज अकाउंट में। तो हमने इसको क्या करा, परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप चूज करके एंटर एंटर करके इस विंडो को सेव कर लेते हैं। इस विंडो को मैंने सेव कर लिया। दूसरा क्या आता है, अगर हमने कुछ परचेज किया तो मे बी अगर वो काम कोई चीज खराब निकलती है तो हम भी उसे रिटर्न करेंगे। तो हम एक लेजर बना लेते हैं परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न का लेजर, परचेज रिटर्न भी आपका किस में जाता है, परचेज आपका परचेज में जाता है। इसको भी हमने क्या करा, एंटर एंटर करके सेव कर लिया। ठीक है,
तो हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया सेल्स किस में जाता है, अंडर ग्रुप किस में जाता है, सेल्स में, सेल्स रिटर्न जाता है सेल्स में, परचेज जाता है परचेज में, परचेज रिटर्न जाता है परचेज में। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होता, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लेजर्स बना लेते हैं बैंक के लेजर्स। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ, जैसे मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैंने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बना लिया है। इसके लिए मैं यहाँ पे एलियास डाल दूंगा, शॉर्ट फॉर्म एसबीआई। ठीक है, एसबीआई हम शॉर्ट फॉर्म डाल देते हैं। बैंक अकाउंट किस में जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में। अब देखो यहाँ पे जब मैंने बैंक अकाउंट चूज किया तो यहाँ पे 3 बैंक आ गए, बैंक अकाउंट अंडर 3 अंडर ग्रुप आ गए, बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट और बैंक ओडी अकाउंट। अब मैं इसको किस में डालूं, देखो मोस्टली जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे अकाउंट दो ही तरीके के होते हैं, या तो सेविंग अकाउंट होता है या फिर करंट अकाउंट होता है। तो हम जब भी बैंक अकाउंट को डालते हैं तो हम बैंक अकाउंट को ही अंडर ग्रुप चूज करते हैं। लेकिन ओसीसी और ओडी अकाउंट क्या होते हैं, कब चूज करते हैं, बैंक ओडी अकाउंट होता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट, और ओसीसी क्या होता है, कैश क्रेडिट अकाउंट। मतलब ये दोनों ड्राफ्ट अकाउंट होते हैं। जैसे कि अगर मुझे सप्लायर से सामान एक्स्ट्रा में खरीदना है तो बैंक हमको एक लिमिट देता है कि आपको अगर आपका क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है या इस तरह से हमें एक लोन की फैसिलिटी मिलती है कि अगर मैं एक्स्ट्रा बैंक से पैसा उठाना चाहता हूँ, तो अगर मैं बैंक से एक्स्ट्रा पैसे एक शॉर्ट टर्म लोन लेकर अगर मैं कोई कंपनी से माल उठाना चाहता हूँ सप्लायर से, तो हम इसको यूज कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट या ओसीसी अकाउंट से। तो अब मोस्टली हम क्या करते हैं, एंट्री बैंक अकाउंट में करते हैं। तो जहां भी आप करोगे वहां पे या तो सेविंग अकाउंट होगा या फिर करंट अकाउंट होगा। तो एसबीआई किसमें आएगा, आपका बैंक अकाउंट में। तो हमने इसको बैंक अकाउंट में करके एंटर एंटर, यहाँ पे आप बैंक की डिटेल्स आप डाल सकते हो, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी, जो भी डिटेल्स आपकी होंगी वो आप डालते डालते से एंटर एंटर करके सेव कर दोगे। ठीक है, अब मैं अगर चाहता हूँ, जैसे मैंने एक और बैंक अकाउंट बना लिया, मैंने बना लिया एक उसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बैंक बना दिया, उसका बना लिया, चूज कर लिया शॉर्ट फॉर्म एसबीआई। ठीक है, सीबीआई, सॉरी सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी हम किस में डालेंगे, बैंक अकाउंट में। ठीक है, हम ओडी और ओसीसी अकाउंट को तब चूज करते हैं जब हम बैंक से पैसा उठाते हैं लोन में, शॉर्ट टर्म लोन में, तब हम इसको चूज करते हैं ओसी या ओडी अकाउंट। मोस्टली हम किसको चूज करते हैं, बैंक अकाउंट को। ठीक है, इसको एंटर एंटर करके मैं इस विंडो को भी सेव कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट लेजर अब हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मैं लेजर बना दिया। कैपिटल अकाउंट आपका जाता है कैपिटल अकाउंट में ही। कैपिटल वो होता है जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट जब कंपनी को स्टार्ट करते समय करते हैं, जो भी हम कंपनी में अपना निवेश करते हैं वो आपका जाता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल आपका कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। इसको मैंने एंटर एंटर करके सेव कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेजर बना लेते हैं ड्रॉइंग अकाउंट का, ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट का, ड्रॉइंग अकाउंट भी आपका किसमें जाता है, कैपिटल अकाउंट में। ड्रॉइंग अकाउंट भी आपका किसमें जाएगा, कैपिटल। ड्रॉइंग वो अमाउंट होता है जो ओनर अपने किसी खर्च के लिए निकालता है कंपनी से। तो कंपनी ओनर अगर किसी भी अपने खर्च के लिए कंपनी से पैसा निकालता है तो उसको हम ड्रॉइंग अकाउंट कहते हैं। ड्रॉइंग अकाउंट भी आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाता है। तो इसे एंटर एंटर करके मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये मैंने पीडीएफ बनाया आपके लिए। कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट में ओनर का लगाया हुआ पैसा होता है। जब ओनर बिजनेस में पैसा डालता है उसे कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ड्रॉइंग अकाउंट जब ओनर बिजनेस से अपने लिए पैसा निकालता है वो ड्रॉइंग आता है। ड्रॉइंग कैपिटल को कम भी कर देता है। कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट किसमें जाते हैं, आपके कैपिटल अकाउंट में। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने वाले अंडर को समझ लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स को। ठीक है, जैसे मैं एक कंपनी है एबीसी, जैसे एबीसी कंपनी है, उससे मैं कर रहा हूँ सामान खरीदता हूँ, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से अगर मैं सामान खरीदता हूं तो इसको मैं किस में डालूंगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। अगर मैं सामान खरीदता हूं तो उसको मैं क्रेडिटर्स में क्यों डालूंगा, डेटर्स में क्यों नहीं डालूंगा। देखो सिंपल, आपको क्या समझना है कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि जो भी पैसा हमारे पास आता है उसे हम डेबिट करते हैं टैली में, तो जो पैसा हमारे पास जाता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यही गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सामान को खरीद रहे हैं। अगर मैंने उससे सामान खरीदा है, सामान खरीदा तो पैसे मैं उसे दूंगा, और जब भी हम टैली में पैसे देते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट में उसे क्रेडिट करते हैं। पैसे अगर मेरे पास से जा रहे हैं तो मैं उसे क्या करता हूँ, अपने अकाउंट में क्रेडिट करता हूँ। पैसे गए तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूँ अपने पैसों को तो मैं उसे किस में डालता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मैंने सामान को खरीदा, और अगर मैं किसी कंपनी से सामान खरीदता हूँ तो मैं पैसे उसे दूंगा। पैसे जिसे मैं देता हूँ टैली में हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पैसे देते हैं तो पैसे जाते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और पैसे क्रेडिट होते हैं तो क्रेडिट किसमें जाएगा, क्रेडिटर में। तो सामने वाला जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ किसमें चला जाएगा, क्रेडिटर में। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मेरा क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, अभी मैं आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा, उससे आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो मैं एंटर एंटर करके क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं सन्ड्री डेटर्स को। इमेजिन करो एक कंपनी है सनराइज ट्रेडर्स नाम की। ठीक है, सनराइज ट्रेडर्स नाम की कंपनी है, इससे मैंने क्या करा है, सामान को बेचा है। मैंने इसको, इस कंपनी को मैंने सामान बेचा है। जिसको मैं सामान बेचता हूं उसको मैं किस में डालता हूं, सन्ड्री डेटर्स में। अब मैंने इसको सन्ड्री डेटर्स में क्यों डाला, ये आप समझ लो। जिस भी कंपनी को सामान मैंने बेचा, अब वो मुझे पैसा देगा या लेगा, वो मुझे पैसा देगा क्योंकि मैंने सामान उसको बेचा है। अब सामान अगर मैंने उसे बेचा है तो वो मुझे पैसे देगा। अब अगर वो पैसा देता है, टेली में क्या होता है, अगर पैसा आता है तो वो डेबिट होता है,
अगर मेरा पैसा डेबिट हो रहा है, पैसा आ रहा है, डेबिट हो रहा है, तो मैं मेरे लिए सामने वाला कौन हो जाएगा? डेटर्स। तो अगर मैं जिस कंपनी सामान जिसको बेचूंगा वो मुझे पैसा देगा, पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, तो सामने वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेटर्स हो जाएगा। और अगर आप इसको इस अंडर इसके अकॉर्डिंग नहीं समझना चाहते, आप कह रहे थे मेरे को ना ये टैली वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, पैसा आता है तो हम डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। इसको इस स्पेसिफिक चीज को समझने के लिए आप सिर्फ ये समझ लो, टैली के बाहर निकल के कि यार सामान आया तो मेरे पे, अगर हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं, बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे अकाउंट में ये लिखा आता है ना, 2000 रुपीज इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, है ना, और पैसे खटते हैं तो डेबिट लिखा हुआ आता है बैंक अकाउंट में। टैली के अलावा बता रहा हूँ, बाहर, टैली से, अकाउंटिंग से बाहर, ठीक है। तो हम उस सिंपल समझते हैं यार, सामान अगर मेरे पास आया है तो मेरे लिए वो क्रेडिटर है, सामान मैंने जिसको दिया है वो डेबिटर है, ठीक है। ये अकाउंटिंग का रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको उससे बता रहा हूँ, सामान की बेस पे करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया सामान आया है तो क्रेडिटर है, सामान गया है तो डेटर्स है ना, ऐसे याद कर लो। नहीं हो रहा है तो ये समझ लो कि अगर यार पैसा मुझे लेना है, पैसे लेते हैं तो डेबिट करते हैं, पैसा आएगा तो डेबिट होगा, और डेबिट होगा तो डेटर्स होगा सामने वाला। अगर पैसा देना है, पैसे दे रहा हूँ तो मैं क्रेडिट करता हूँ, सामने वाला मेरे लिए कौन होगा? क्रेडिटर्स होगा, ठीक है। सामान खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स, सामान देते हैं तो डेटर्स, ठीक है। अब मैं आपको इसको एंटर करके हम पूरा इसको सनराइज ट्रेडर को भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये सनरी क्रेडिटर्स है आपका एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिससे मैंने सामान खरीदा है। जो लोग हमें, ये देखो मैंने इसमें पीडीएफ बताया, जो लोग हमें क्रेडिट उधार में माल देते हैं वो हमारे सनरी डेटर्स होते हैं, ये हमारे सप्लायर या वेंडर होते हैं। पेमेंट बाद में होती है, इसलिए क्या होता है? लायबिलिटी बन जाती है हमारे लिए। तो जो भी लोग हमारे क्या होते हैं, सनरी डेटर, सनरी क्रेडिटर्स, हमसे सामान कैसे खरीदते हैं? उधार में। जो क्रेडिट में सामान खरीदते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो क्रेडिटर्स हो जाते हैं, जिनको हम सामान बेचते हैं वो हमारे लिए कौन हो जाते हैं? डेटर्स हो जाते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप फ्यूचर में जब रिवीजन करोगे इसको आप वहां से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको सनरी क्रेडिटर्स और सनरी डेटर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन सी चीजें जाती हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को पहले आप समझ लीजिए। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं बनाता हूँ वेजेस, ठीक है। वेजेस क्या होते हैं? हमारे जो मजदूर होते हैं उनको जो हम पैसे देते हैं उनको हम बोलते हैं वेजेस। तो वेजेस किस में जाता है? आपका जाता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में। अब हम पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझ लेते हैं, ताकि हम खुद ही आप ये समझ जाओ कि कौन सी चीज डायरेक्ट में जाएगी, कौन सी चीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगी। देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या चीजें जाती हैं कि जो भी खर्चा हमारा प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में डायरेक्टली रिलेटेड होता है, कि उसके बिना वो बन नहीं सकता, डायरेक्टली रिलेटेड होता है, वो सारे खर्चे हम किस में डालते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, है ना। जैसे कि वेजेस हो गए, लेबर्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सारी चीजें किस में जाती हैं? आपकी वेजेस में जाती है। अगर प्रोडक्ट को बनाने का या मैन्युफैक्चर करने का जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, और जो चलाने का खर्चा होता है वो किस में जाता है? इनडायरेक्ट में। पहले हम सारे वो ग्रुप बना लेते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं, वो सारे हम लेजर्स बना लेते हैं। तो वेजेस का लेजर किस में जाता है? जो मजदूरी हम देते हैं वो हम किस में डालते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो हम इसको एंटर करके सेव कर लेते हैं इस विंडो को। नेक्स्ट हम बना लेते हैं, और आपका आएगा फ्राइट। फ्राइट भी किसमें जाता है? आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में। फ्राइट आपका किसमें जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस में। अब आप कहोगे फ्राइट होता क्या है? फ्राइट कोई भी सामान को या रॉ मटेरियल को लाने और ले जाने का जो खर्च होता है। जैसे अगर मेरी एसी की दुकान है तो मैं एसी मंगवाऊंगा भी तो सही पहले, है ना। एसी मंगवाऊंगा, वो खर्चा, और उसको अगर मेरे किसी को घर पे लगवाना है तो इंस्टॉल करवाने का जो खर्चा आएगा। तो फ्राइट में जो लाने ले जाने का जो खर्चा होता है वो हम फ्राइट में डालते हैं। ये किसमें जाता है? ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। एंटर करके आप इसको भी सेव कर लोगे। फ्राइट। अब हम बनाते हैं लेबर। लेबर का खर्चा जो होता है वो भी किसमें जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस में। इसको भी एंटर करके हम सेव कर लेंगे। अब आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बिना क्या काम हो सकता है? रॉ मटेरियल आपका किसमें जाएगा? रॉ मटेरियल भी आपका जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, के बिना तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। रॉ मटेरियल, और इसमें एक लेजर और आता है जिसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? जो भी रॉ मटेरियल्स को हम मंगवाते हैं उसको जो सिर्फ मंगवाने का जो होता है वो हम पैसा को किसमें जोड़ देते हैं? कैरेज इनवर्ड में। कुछ लोग इसको फ्राइट में ही जोड़ लेते हैं। तो आप कहीं भी आप देखोगे जिस कंपनी में काम करोगे उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना। कैरेज इनवर्ड का लेजर किसमें आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस में। कंट्रोल ए से मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। एक डायरेक्ट एक्सपेंस में एक लेजर और बना लेंगे हम, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी आ रही है वो भी किसमें जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि ये इसके बिना हमारे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी आएगी वो भी किसमें जाएगी? डायरेक्ट एक्सपेंस में। इसको मैंने कंट्रोल ए से सेव कर लिया है। पावर एंड फ्यूल। एक पावर एंड फ्यूल का लेजर बनता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। पावर एंड फ्यूल का, अब देखो ये जो होता है, ये पावर एंड फ्यूल किसका यूज हो रहा है जो डायरेक्ट एक्सपेंस में जा रहा है? ये वो है जो जो मैन्युफैक्चर करने में हमें फैक्ट्री में यूज हो रहा है। जो डीजल लग रहा है, अगर कोई जनरेटर चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हम इलेक्ट्रिसिटी का या डीजल का, पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, वो हम डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में। लेकिन अगर जो भी सेल्स मार्केटिंग का टीम जा रहा है वो पेट्रोल अपना खर्च कर रहा है, वो करेगा, वो कन्वेंस में जाता है। और ऑफिस में जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी चलती है वो आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाती है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, वैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही डालते हैं। ये मैं आपको आपके अवेयरनेस के लिए एक चीज बता दे रहा हूँ कि अगर फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है
वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है, तो उसको हम किसमें डालते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में। इसलिए मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल ए से मैंने इसको भी सेव कर लिया है। तो लास्ट लेजर हम इसका डायरेक्ट का बना लेते हैं, वो आता है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री का जो रेंट होता है वो आपके किस में जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, फैक्ट्री का रेंट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, लेकिन जो शॉप का होता है वो आपका इनडायरेक्ट में जाता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसको हम किस में एंटर करके डायरेक्ट एक्सपेंस में सेव कर लेंगे, क्योंकि फैक्ट्री में ना प्रोडक्शन में जिसका जो भी चीज रिलेटेड होती है डायरेक्टली, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। ठीक है, अब आप एक बार पीडीएफ देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये एक्सपेंसेस सीधा प्रोडक्शन से या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, ये जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, जैसे कि वेजेस, फ्राइट, कैरेज इनवर्ड, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री रेंट, पावर एंड फ्यूल प्रोडक्शन। इसको याद करने की ट्रिक क्या है वो समझने की, प्रोडक्ट बनाने का जो खर्च होता है वो किसमें जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आई होप आपको डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से लेजर्स आते हैं। जैसे कि हम लेजर बना लेते हैं सैलरी। सैलरी का जो लेजर आता है वो आपका किसमें जाता है, वो आपका जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप कहोगे यार इनडायरेक्ट में क्यों जाता है, लेबर तो आपका डायरेक्ट में जा रहा है। देखो लेबर खर्चा अलग है, सैलरी में क्या होता है, जो भी जैसे कि अगर कोई अकाउंटेंट काम कर रहा है या कोई सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में सोशल मीडिया मैनेज कर रहा है, तो वो डायरेक्ट प्रोडक्शन से तो काम नहीं है ना उनका। तो हर किसी को जब हम सैलरी को लेते हैं, इसीलिए हम सैलरी को किसमें डालते हैं, इनडायरेक्ट में डालते हैं, और लेबर को किसमें डालते हैं, डायरेक्ट में डालते हैं, क्योंकि लेबर का काम किसमें आता है, बनाने में। और इनडायरेक्ट में क्या डालते हैं, इनडायरेक्ट को आप कैसे समझोगे कि चलाने में जो भी काम खर्चे आएंगे वो हम इनडायरेक्ट में डालेंगे, और जो भी बनाने में खर्चा आएगा वो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। चलाने के लिए जो खर्चा आएगा वो इनडायरेक्ट में डालेंगे, बनाने के लिए जो खर्चा आएगा वो हम डायरेक्ट में डालेंगे। तो सैलरी चलाने के लिए हम हर किसी को सैलरी दे रहे हैं, अकाउंटेंट को दे रहे हैं, अकाउंटेंट का कोई बनाने मैन्युफैक्चरिंग में तो रोल नहीं है ना, तो अकाउंटिंग तो मैनेज कर रहा है, तो मैनेजमेंट में रोल है, तो इसलिए हम सैलरी अकाउंटेंट को दे रहे हैं, तो किसमें डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो हम सैलरी को किसमें डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसको हम एंटर एंटर करके सेव कर लेते हैं। जो आपके सारे कंफ्यूजन दूर करता जा रहा हूँ, चाहूँ तो मैं इस वीडियो को 5 मिनट खत्म कर 10 मिनट खत्म कर दूं, ठीक है ना। तो देखो अभी आपका सैलरी आ गया। अब हम डाल लेते हैं कन्वेंस। कन्वेंस क्या होता है, जो भी पेट्रोल, जो भी हम हमारा आने जाने का खर्चा होता है, पेट्रोल लग रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा है वो कहीं जा रहा है, तो उसमें जो पेट्रोल लग रहा है वो जो खर्चे होते हैं वो हम किसमें डाल देते हैं, कन्वेंस के अंदर। ये भी आपका किसमें जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये आपका किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसको मैं एंटर एंटर करके हम इसको भी सेव कर लेंगे। नेक्स्ट अब आपका आएगा शॉप रेंट। शॉप रेंट आपकी किसमें जाएगा, शॉप रेंट आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। शॉप रेंट भी आपका किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, क्योंकि शॉप रेंट हमारा चलाने के लिए यूज हो रहा है। जैसे अगर मैंने शूज की मेरी फैक्ट्री है, वहां मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फैक्ट्री का रेंट मैंने डायरेक्ट में डाल दिया, लेकिन अब मैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, शॉप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, वो मेरा किसमें का, इनडायरेक्ट में, क्योंकि वो बनाने के लिए नहीं है, वो किसके लिए, चलाने के लिए बिजनेस को। तो शॉप रेंट को किसमें डालते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेजर बना लेते हैं स्टेशनरी का। स्टेशनरी, स्टेशनरी में जो भी टेप वगैरह, स्टेपलर, वो जो भी वो प्रिंटर के पेजेस वगैरह, जो भी सारी चीजें होती हैं वो स्टेशनरी के अंदर आ जाती हैं। स्टेशनरी को भी हम किसके अंदर डालते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कंट्रोल ए से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दूसरा आपका आता है टेलीफोन का खर्चा। टेलीफोन, टेलीफोन का जो लेजर बनता है, टेलीफोन, टेलीफोन का जो लेजर आता है वो भी किसमें आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। एंटर एंटर करके आप इसको सेव कर लीजिए। जो वाईफाई वगैरह का जो खर्चा आता है वो भी आपका किसमें आता है, इनडायरेक्ट में। तो हम इसको या तो वाईफाई करके या फिर इंटरनेट करके सेव कर लेते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट करके हम इसको सेव कर लेते हैं। इंटरनेट किसमें आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कंट्रोल ए से मैंने इंटरनेट को भी सेव कर लिया है। अब नेक्स्ट लेजर हम मान लेते हैं एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट का लेजर बना लिया। एडवर्टाइजमेंट भी आपके किसमें आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। कंट्रोल ए से मैंने इसको सेव कर लिया है। और नेक्स्ट लेजर मान लेते हैं रिपेयर का। जो भी ऑफिस में आपका लैपटॉप खराब हो जाता है, कंप्यूटर खराब हो जाते हैं, वो जो खर्चे आते हैं वो भी किसमें आते हैं, वो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, नेक्स्ट लेजर बनाते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस जो होते हैं ये भी आपके किसमें आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब ऑफिस एक्सपेंसेस में होता क्या क्या है, जैसे कि ऑफिस में जो भी आप फिनाइल, आप पोछा ओछा लगाते हो, फिनाइल वगैरह हो गया, या जो आपके वॉशरूम में साबुन लगे हुए हैं, जो भी चीजें जो ऑफिस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, वहां पे आपके जो भी होता है ना, वॉशरूम में फिनाइल वगैरह खर्च हो जाते हैं, साबुन वगैरह लगता है, तो उसके जो खर्चे होते हैं, छोटे मोटे जो खर्चे हो रहे हैं, वो ऑफिस एक्सपेंसेस में आते हैं। वो आप किसमें डालोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालोगे। इसको भी आप सेव कर लोगे। एक लेजर आप बनाते हो जनरल एक्सपेंस का। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस का आपका जो लेजर बनता है, इसमें आपकी जो चाय वगैरह के खर्चे होते हैं, बिस्किट्स, चाय वगैरह जो खर्चे होते हैं, वो आपके जनरल एक्सपेंस में आ जाते हैं। वो अपने अकॉर्डिंगली आप जिस कंपनी में काम करोगे आपको पता चल जाएगा कि वो जनरल में किसको डाल रहे हैं, ऑफिस में किसको डाल रहे हैं, या फिर इन दोनों को ही जनरल एक्सपेंस के अकाउंट में डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका किस में जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट लेजर हम बना लेते हैं डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आपका किसमें जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाता है ये भी, है ना। आपका डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन होता क्या है आपका, जो भी हम एसेट्स वगैरह खरीदते हैं, जो हमने ट्रक खरीदा, जो भी सामान हम खरीदते हैं, उसकी वैल्यू जो गिरती चली जाती है,
उसका हम जो वो होता है बैलेंस किस में रखते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट में रखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है हमारे फिक्स एसेट की वो डेप्रिशिएट हो रही है, तो उसको हम इसमें मैनेज करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, इसको मैं एंटर एंटर करके इसको सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपका आता है, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट आपकी क्या होती है, जो भी हमारा बिजनेस में लॉस हो जाता है, जो पैसा हम रिकवर नहीं कर पाते हैं, वो हम किस में डालते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। तो बैड डेप्ट भी हमारी किस में आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, जो हमारा लॉस होता है। ठीक है, एंटर एंटर करके आप इसको भी सेव कर दोगे। तो नेक्स्ट लेजर हम बना लेते हैं राउंड ऑफ का। ठीक है, राउंड ऑफ का लेजर बना लेते हैं। राउंड ऑफ किस में जाता है, राउंड ऑफ भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाता है। अब राउंड ऑफ कैसे होता है, देखो आपको दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टाइप्स ऑफ लेजर्स में, मैंने यहाँ पे चूज किया इनवर्स राउंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग। ठीक है, अब मैंने अगर नॉर्मल राउंडिंग चूज किया तो ये आप राउंड ऑफ समझ लीजिए होता क्या है, मैं आपको पीडीएफ के थ्रू ही समझाता हूँ। राउंड ऑफ में क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल राउंडिंग वहां पे चूज करता हूँ तो वो क्या करेगा, जैसे हमने स्कूल में पढ़ा है कि अगर कोई चीज 0.5 से अगर कम होगी तो वो क्या करेगा, उसको नीचे गिरा देगा। 0.5 से अगर जैसे 10.49 है तो वो क्या करेगा, उसको 10 बना देगा। ठीक है, अगर वो 10 पॉइंट मान लो आपका 10.20 है तब भी उसको क्या करेगा, 10 रुपीज कर देगा। अगर मेरा बिल जो है वो इनवॉइस जो मैंने जनरेट किया है वो अगर 10.50 का है तो वो उसे क्या करेगा, 0.5 से बड़ा है तो उसको क्या करेगा, 11 रुपीज कर देगा। नॉर्मल राउंड में, अपर राउंडिंग में वो क्या करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि 0.5 से कम है या ज्यादा है, वो उसको क्या करेगा, ऊपर कर देगा। होल नंबर हमें लेके आना होता है इनवॉइस में, तो क्या होता है 10.10 का भी है तो उसको कितना कर देगा, 11 रुपए कर देगा। अगर हम डाउनवर्ड राउंडिंग उसमें चूज करते हैं तो उसे क्या कर देगा, वो नीचे ले आएगा होल नंबर में। नेक्स्ट होल नंबर जो नीचे का होगा वो चूज करेगा। अगर 10.90 है तो उसको क्या करेगा, 10 चूज कर लेगा। मोस्टली लोग नॉर्मल राउंडिंग हम चूज करते हैं, तो इसमें आपका क्या होता है, ये राउंड ऑफ है। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग चूज कर ली, कितने रुपए कर लिया, 1 रुपीज, क्योंकि 1 रुपीज को ऊपर नीचे करके आप बिल को क्या करो, होल नंबर में ले आओ। ठीक है, ये आपका राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है। तो राउंड ऑफ का लेजर भी हमने बना लिया है, एंटर एंटर करके हमने इसको भी सेव कर लिया है। तो हम एक लेजर बना लेते हैं, लोन इंटरेस्ट पेड। अगर मैंने किसी बैंक से लोन ले रखा है और अगर मैं उसकी इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो उसको मैं किस में डालूंगा, उसकी इंटरेस्ट पे को भी हम किस में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि हमारे लिए क्या ये एक्सपेंस है। लोन की अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो उसको भी हम किस में डालते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसको मैं एंटर एंटर करके क्या करूंगा, इसको मैं सेव कर लूंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ लिए, ये सारे हैं, आप चाहो तो उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो खर्चे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे अब हम नेक्स्ट लेजर बना लेते हैं फर्नीचर का। फर्नीचर आपका किस में आता है, फिक्स एसेट में। अब फिक्स एसेट्स होते क्या है, फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम बिजनेस में खरीदते हैं लेकिन उसे रीसेल के लिए नहीं खरीदते। जैसे कि हमने अपना कंप्यूटर खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, ऑफिस के लिए हमने एक ट्रक खरीदा है जो हमारा काम कर रहा है, ट्रक हमारे सामान ला रहा है ले जा रहा है। वो चीजें जो भी हम ऑफिस के सामान, हमने इक्विपमेंट खरीदे हैं जिससे हमारी कंपनी में प्रोडक्शन होता है, तो वो सारी चीजें क्या होती है, हमारी फिक्स एसेट होते हैं, जिनको हम इन फ्यूचर रीसेल करने का नहीं सोच रहे होते हैं। हमने रीसेल नहीं करते, हम उन्हें कंपनी के यूज के लिए खरीदते हैं, वो हमारे फिक्स एसेट में आते हैं। जैसे कि फर्नीचर हो गया, फर्नीचर किस में आएगा, फिक्स एसेट में आएगा। मैंने इसको एंटर एंटर करके इसको सेव कर लिया। तो अब एक नेक्स्ट लेजर बनाते हैं, जैसे हमने बना लिया मशीनरी का लेजर। मशीनरी ये किसमें आएगा, आपका फिक्स एसेट में आएगा। कंट्रोल ए से मैंने इसको सेव कर लिया, क्योंकि एंटर एंटर से बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए अब कंट्रोल ए से सेव करके वीडियो को जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करते हैं। मशीनरी जैसे मैंने कंप्यूटर खरीदे हैं ऑफिस के लिए, कंप्यूटर ये किसमें आएगा, फिक्स एसेट्स में आएगा। ये भी इसको मैंने सेव कर लिया। जिसमें लैपटॉप खरीदा है, लैपटॉप आपका किसमें आएगा, फिक्स एसेट्स में। तो मैंने फिक्स एसेट में चूज कर रखा है, तो ये किसमें आएगा, कंट्रोल ए से मैंने सेव कर लिया, फिक्स एसेट्स में। जैसे आपकी ऑफिस की बिल्डिंग है, ऑफिस ऑफिस बिल्डिंग ये किसमें आएगी, आपकी फिक्स एसेट में। ऑफिस की बिल्डिंग किसमें आएगी, आपकी फिक्स एसेट में आएगी। कंट्रोल ए से मैंने सेव कर लिया। और जो आपका ट्रक है, जैसे आपने ट्रक खरीद रखा है ऑफिस के सामान लाने के लिए, तो ट्रक किसमें किसमें आएगा, आपका फिक्स एसेट्स में। ठीक है, तो ये आपके सारे फिक्स एसेट्स हमने बना लिए। मैं आपको एक बार वो दिखाया था पीडीएफ। फिक्स एसेट बिजनेस की वो चीजें जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होती हैं, खरीदी जाती हैं, रीसेल के लिए नहीं। कौन कौन से लेजर हमने बनाए अभी, मशीन के, फर्नीचर के, कंप्यूटर के, लैपटॉप के, बिल्डिंग जो ऑफिस की या फैक्ट्री के बिल्डिंग, लैंड जो अगर हम यूज कर रहे हैं ऑफिस के लिए, और व्हीकल जो हम यूज कर रहे हैं ऑफिस के, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, फिक्स एसेट्स में आती हैं। अब नेक्स्ट अंडर ग्रुप हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर ओनर है ना एसबीआई के म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं, ठीक है, फंड म्यूचुअल फंड अगर उसने खरीद रखे हैं तो इसको हम किस में डालेंगे, इसको हम फिक्स एसेट में डालेंगे, इसको हम इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। ओनर ने क्या कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है एसबीआई के म्यूचुअल फंड में, तो इसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। तो इस ग्रुप को हम क्या डालेंगे, इन्वेस्टमेंट डालेंगे। एंटर एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, एसबीआई म्यूचुअल फंड को। अगर ओनर ने कोई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उसमें बॉन्ड खरीद रखे हैं, इसको भी हम किस में डालेंगे, इन्वेस्टमेंट लेजर में ही डाल देंगे, अंडर ग्रुप में डाल देंगे। इसको भी एंटर एंटर करके सेव कर लेते हैं। जैसे अगर हमारी कोई एसबीआई की एफडी है, एसबीआई की एफडी को भी हम किस में डालेंगे, एसबीआई की एफडी को भी हम किसमें डालेंगे, इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। इसको मैं कंट्रोल ए से सेव कर लेता हूँ। जैसे अगर हमारे जो स्टॉक्स हमने खरीद रखे हैं, जैसे कि हमने रिलायंस के स्टॉक खरीद रखे हैं, तो इसको भी हम किसमें डालेंगे, इन्वेस्टमेंट में। तो इसको हम इन्वेस्टमेंट अंडर ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो इन सबको हम किसमें डालेंगे, इन्वेस्टमेंट अंडर ग्रुप में डालेंगे।
अगर कोई कंपनी है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको भी हम किस में डालते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रुप में डालते हैं। अगर मैंने एबीसी कंपनी में, एबीसी में मैंने कोई फंड इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं एबीसी कंपनी का फंड इन्वेस्टमेंट नाम से एक लेजर बना के इसको इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा, क्योंकि हमने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है। ठीक है, तो इसको हम एंटर एंटर करके इसको भी सेव कर लेंगे। तो ये हमने सारे ग्रुप समझ लिए हैं जो इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं। मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट में जो भी हम शेयर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, या फिर फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड या प्रॉपर्टी या लैंड में जो पैसे लगाते हैं, वो सारे किस में आते हैं, इन्वेस्टमेंट अंडर ग्रुप में आते हैं। अब हम नेक्स्ट अंडर ग्रुप को समझ लेते हैं। अगर मैंने एसबीआई से कोई लोन ले रखा है तो मैंने वो लेजर बना दिया एसबीआई लोन टेकन। तो एसबीआई लोन टेकन, अगर मैंने यहाँ से लोन ले रखा है तो इसको मैं किस में डालूंगा, लोन्स एंड लाइबिलिटीज में, क्योंकि हम पे दायित्व है, हम पे एक जिम्मेदारी है कि हमें लोन पे करना है। तो लाइबिलिटी में इसे किस में डालूंगा, लोन्स एंड लाइबिलिटी में, क्योंकि हमने लोन ले रखा है। तो हम इसको एंटर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अगर मैंने लोन किसी को दे रखा है, अगर मैंने किसी को लोन दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई फ्रेंड है जैसे रमेश नाम का, रमेश मेरा फ्रेंड है, तो मैं इसमें कर दूंगा लोन रमेश लोन गिवन। मैंने इसको लोन दे रखा है तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसको डालूंगा मैं लोन्स एंड एडवांसेस में, क्योंकि मैंने इसको लोन दे रखा है तो एसेट है, मेरे पास पैसा बाद में तो आएगा ही। तो मैंने इसको लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट के साथ ही पैसा आएगा। तो लोन्स एंड इसको हम किस में डालेंगे, लोन्स एंड एसेट्स में। अगर मैं लोन लेता हूं तो मैं किसमें डालता हूँ, लोन्स एंड लाइबिलिटीज में। अगर मैं देता हूं तो मैं किसमें डालता हूँ, लोन्स एंड एसेट्स में। तो इसको मैं कंट्रोल ए से सेव कर लेता हूँ। अगर हमने अपनी कंपनी में किसी को एडवांस दे रखा है, अगर मैं मानता हूँ मैंने राहुल को, राहुल हमारा एम्प्लॉय है, उसको हमने एडवांस दे रखा है, तो इसमें किसमें डालता हूँ मैं, लोन्स एडवांस, राहुल सैलरी एडवांस। राहुल सैलरी एडवांस का मैं एक लेजर बना रहा हूँ। अगर मैंने किसी को एडवांस दे रखा है तो इससे मैं किसमें डालता हूँ, लोन्स एंड एडवांसेस में। क्योंकि हमने इसको सैलरी, अगर मैंने इसको एडवांस में सैलरी दे रखी है तो मैं राहुल सैलरी एडवांस का एक लेजर बनाऊंगा और लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर अंडर ग्रुप के अंदर से डाल दूंगा। अगर हम किसी को भी कोई एडवांस देते हैं या फिर हम कोई लोन देते हैं तो उसे हम लोन एंड एडवांसेस में डालते हैं। अगर हम किसी से भी कोई लोन लेते हैं या पैसा लेते हैं तो उसे हम लोन्स एंड लाइबिलिटीज में डालते हैं। ठीक है, एंटर एंटर करके आप इसको भी सेव कर देते हैं। अगर हमें कोई रेंट रिसीव हो रहा है, जैसे बना दिया रेंट, रेंट रिसीव, अगर मुझे रेंट रिसीव हो रहा है तो मैं इसे किस में डालूंगा, इनडायरेक्ट इनकम। ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम हो रही है इसमें मेरा, तो इसको हम किस में डालते हैं, जो भी हमें रेंट रिसीव होता है वो हम किस में डालते हैं, उसे इनडायरेक्ट इनकम में डालते हैं। एंटर एंटर करके आप इसे सेव कर लोगे। अगर मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूँ, रेंट पेड, अगर मैं रेंट पे करता हूँ, मान लो मैं शॉप रेंट पे करता हूँ या कोई भी रेंट पे करता हूँ, उसे हम किस में डालते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। मैंने शॉप में बताया था रेंट रिसीव होता है, किसी मेरा फ्लैट है, कोई बिल्डिंग है जिससे मुझे रेंट मिल रहा है, तो रेंट रिसीव हो रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम है। और अगर मैं किसी को अपनी शॉप का या किसी चीज का रेंट पे कर रहा हूँ तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर मुझे यहाँ से कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इसको भी हम किस में डालेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा ये। मुझे अगर कोई रेंट इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो ये किस में जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। अब हम लेजर बना लेते हैं कमीशन का। ये कमीशन का लेजर अब हमने बना लिया है। कमीशन जो आपका आएगा वो आपका इनडायरेक्ट इनकम में नहीं आएगा, वो आपका किस में आएगा, डायरेक्ट इनकम में। क्योंकि कमीशन, जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, अगर हम कोई भी चीज फ्रीलांसर्स को देते हैं, कोई भी हम डायरेक्ट काम करते हैं, कमीशन हमारा डायरेक्ट इनकम में आता है। जो भी अगर हमने काम किया है उसके बेस पे मुझे कमीशन मिल रही है, तो ये मेरा किस में आएगा, डायरेक्ट इनकम में। तो इसको कमीशन को हम किस में डालते हैं, डायरेक्ट इनकम में। अगर मुझे कोई सर्विस मैंने दी है, कोई सर्विस, अगर हम कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो हमारी डायरेक्ट इनकम है। तो सर्विस और कमीशन ये किस में आते हैं, आपकी डायरेक्ट इनकम में आता है। इसको एंटर एंटर करके हम इसको भी सेव कर लेंगे। ठीक है, अब हम लेजर बना लेते हैं ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का लेजर ये आपका किस में जाएगा, स्टॉक इन हैंड में, स्टॉक इन हैंड अंडर ग्रुप में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जब हम फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में जो भी सेल्स के लिए जो हमारे प्रोडक्ट बने हुए होते हैं, वो सारी चीजें जो सेल के लिए इन्वेंट्री में सामान पड़ा हुआ होता है, वो सब हम किस में डालते हैं, ओपनिंग स्टॉक में। ठीक है, तो वो किस में जाता है, आपका ओपनिंग स्टॉक में जाता है, स्टॉक इन हैंड के अंडर जाता है। एंटर एंटर करके हम इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट लेजर हम बना लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका किसके अंदर जाता है, स्टॉक इन हैंड के अंदर ये भी जाता है। क्लोजिंग स्टॉक आपका वो होता है जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो आपकी इन्वेंट्री में कितना सामान अभी बच गया है, उसको हम एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। जो भी सामान हमारा अभी सेल होने के लिए रह गया है फाइनेंशियल ईयर के एंड होने तक, वो हम किस में एंट्री कर देते हैं, उसकी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में। ये किसके अंदर, अंडर ग्रुप के अंदर आता है, स्टॉक इन हैंड के अंदर आता है। अब नेक्स्ट लेजर हम समझ लेते हैं पेबल एंड रिसीवेबल क्या होता है। जैसे अगर मैंने किसी को सैलरी पे नहीं करी है अभी, तो मैं उसे किस में डालूंगा, लेकिन मुझे पे करनी है, लेकिन मैंने अभी उसे पे नहीं करी है, तो मैं उसे किस में डालूंगा, सैलरी पेएबल में। तो मैंने एक लेजर बना लिया सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल एक मैंने लेजर बना लिया कि मेरे को इस एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है लेकिन मैंने पे नहीं करी है, तो इसको मैं किस में डालूंगा, ये मेरे लिए क्या है, भी ये करंट
मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो अभी हमें पे करनी है ना, दायित्व है हमारा कि इसको पे करना है, तो मैंने इसे किस में डाल दूंगा, करंट लाइबिलिटीज के अंदर। तो करंट लाइबिलिटीज का डाल के इसे एंटर एंटर करके हम इसे सही कर देंगे। तो पेबल जो भी होते हैं वो हमारे किस में जाते हैं, करंट लाइबिलिटीज के अंदर। जैसे अगर मान लो मुझे शॉप रेंट पे करना है, तो मैंने एक लेजर बना लिया, शॉप रेंट पेबल। शॉप रेंट पेबल का बना लिया और इसे किस में डाल दूंगा मैं, करंट लाइबिलिटीज के अंदर। तो मैंने शॉप रेंट अभी पे करना है लेकिन मैंने पे नहीं किया है, तो मैंने इसे किस में सेव कर लिया, करंट लाइबिलिटीज के अंदर। ठीक है, कंट्रोल ए से मैं सेव कर दे रहा हूँ ताकि एंटर एंटर करने में ज्यादा टाइम ना लगे, वीडियो लंबा होता जा रहा है। अब हम समझ लेते हैं रिसीवेबल क्या होता है। जैसे कि अगर मैंने कोई काम किया था, मुझे उससे क्या मिला, कमीशन मिला, कमीशन, कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल। अब मुझे कमीशन उसे रिसीव करना है, तो मैं इसे किस में डालूंगा, करंट एसेट में। इसे किस में डालूंगा, करंट एसेट में, क्योंकि मेरे को क्या है, अभी ये मेरे को पैसा मिलने वाला है लेकिन अभी मिला नहीं है, तो मैं इसे जो रिसीवेबल होंगे उन्हें किस में डाल दूंगा, करंट एसेट्स में। रिसीवेबल जाते हैं करंट एसेट में, पेबल आपके जाते हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर। जो पे करना है वो दायित्व है आपका, और एसेट से जो पैसा मिल रहा है वो रिसीवेबल हो रहा है, वो करंट एसेट में जाएगा। जो पेबल होते हैं, बिजनेस को किसी को पैसा देना होता है तो पेबल होता है, जिनको बिजनेस को पैसा देना है पेबल, जिनको बिजनेस से पैसा लेना है रिसीवेबल। पेबल आपके जाते हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर और आपके रिसीवेबल जाते हैं करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बना लेते हैं जीएसटी के लेजर, जैसे कि एसजीएसटी, एसडीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, और एक होता है यूनियन ट्राइब, यूटीजीएसटी भी लगाते हैं। वो जो भी लेजर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, कैसे इनमें लगाया जाता है, एसजीएसटी सीजीएसटी कब लगता है, आईजीएसटी कब लगता है, मैं इसी में शॉर्ट में आपको इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मेरा यही इंटेंशन है कि आपको हर चीज हर डीप में समझाई जाए। तो हम सबसे पहले एसजीएसटी का लेजर बना लेते हैं। एसजीएसटी आपका किसके अंदर जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ठीक है, इसको लर्न करने का भी आई होप जरूरत नहीं है कि एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स आ रहा है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में चला जाएगा, तो इसको एंटर एंटर करके आप क्या करोगे, सेव कर लोगे। ठीक है, अब सीजीएसटी भी आपका किसके अंदर जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा, इसको भी हम कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बना लेते हैं आईजीएसटी का, आईजीएसटी, आईजीएसटी भी आपका किसके अंदर जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो भी हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, एक लेजर और बनता है यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी, यूनियन ट्राइब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी आपका किसमें जाता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ठीक है, इसको हम एंटर एंटर करके इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी ये कैसे वर्क करते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। देखो, तो हम सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को समझ लेते हैं। अगर हम इफ सेलर एंड बायर सेम स्टेट में अगर होते हैं तो हम वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी को सामान बेच रहा हूं, मैं यूपी में रहता हूं, वो भी अगर यूपी में रहता है, तो उसके लिए हम क्या कौन सा टैक्स लगाऊंगा, मैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाएंगे उसके लिए, जिसको हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर जीएसटी मेरा बन रहा है 18,000 रुपए का, तो मैं 9,000 रुपए की सीजीएसटी लगा दूंगा, 9,000 रुपए की एसजीएसटी लगा दूंगा। ये डिवाइड हो जाता है, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें दोनों क्या करते हैं, हाफ हाफ हम डिवाइड कर देते हैं। अगर 18% का जीएसटी लग रहा है तो हम 9% की सीजीएसटी लगा देंगे, 9% की जीएसटी लगा देते हैं। अगर सेम स्टेट में, इंट्रा स्टेट में अगर सेलिंग हो रही है। अगर आपका सेलर और बायर डिफरेंट स्टेट में, मतलब अगर मैं यूपी में रहता हूं, कोई और उत्तराखंड में रहता है और मुझे सामान उसको अगर सेल करना है, तो वो उससे हम बोलते हैं इंटर स्टेट। तो अगर 18% की जीएसटी लगा रही है तो मैं सीधा 18,000 रुपए की आईजीएसटी लगा दूंगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीधा इसमें हम एक 18,000 रुपए का आईजीएसटी लगा देते हैं। ठीक है, और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ये किसमें आते हैं आपके अंडर ग्रुप, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर ग्रुप में आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम लेजेस बना लेते हैं डिस्काउंट के, कि अगर हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो हम जो डिस्काउंट उसे दे रहे हैं, या फिर हम सामान खरीदते समय जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है, वो लेजेस आपके किसके अंडर ग्रुप आते हैं। तो हम लेजर बना लेते हैं डिस्काउंट अलाउड। अगर हम सामान किसी को बेच रहे हैं और हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसे हम किस लेजर के अंदर डालेंगे, इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, एक तरीके से हमारा खर्चा हो रहा है। तो हम अगर किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो मैं डिस्काउंट अलाउड का लेजर बना दी, किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। एंटर एंटर करके मैं इसको सेव कर लूंगा। ठीक है, और एक नेक्स्ट लेजर बना लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरे लिए क्या हो रही है, इनडायरेक्ट एक तरीके से इनकम हो रही है मेरी, क्योंकि मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरी इनकम हो रही है इससे, है ना। मेरे को चीज सस्ते मिल जा रही है तो मेरी इनकम हो रही है। तो डिस्काउंट रिसीव अगर हमें होता है तो हम उसे किसमें डालते हैं, इनडायरेक्ट इनकम में डालते हैं। ठीक है, लास्ट एक लेजर हमारा बचा हुआ है, वो है सस्पेंस का। सस्पेंस, सस्पेंस का लेजर मैंने बना लिया। सस्पेंस को हम किसमें डालते हैं, सस्पेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। सस्पेंस लेजर आपका चला जाता है सस्पेंस अकाउंट में। अब सस्पेंस लेजर होता क्या है, जो भी पैसा अगर हमें मिलता है और हमारे अकाउंट में शो हो रहा है लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो पैसा किस चीज का है, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी कोई बिल की एंट्री नहीं हो पाती है और हमारे पास वो पैसा तो पड़ा है लेकिन मुझे पता नहीं है वो पैसा आया कहाँ से है,
वो पैसा अगर हमें पता नहीं होता, जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसे एडजस्ट कर दूंगा, उसको यहाँ से हटा के वहां पे ऐसे क्रिएट कर दूंगा। अभी अगर मुझे नहीं पता है तो हम उस पैसे को कहाँ पे डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस का अंडर ग्रुप क्या होता है, सस्पेंड अकाउंट। ठीक है, मैंने आपको सस्पेंस अकाउंट बता दिया क्या होता है। इसको मैंने एंटर एंटर करके इसको भी सेव कर लिया। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, जो लेजेस हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अगर हम करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, सस्पेंस आपका सस्पेंस में जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने सारे लेजर्स को बनाना सीख लिया, उनके क्या अंडर ग्रुप आएंगे वो सीख लिए, उन अंडर ग्रुप का काम क्या होता है, लेजर्स का काम क्या होता है वो सीख लिया। अब हम ये सीख लेते हैं, जैसे कि अगर मुझसे किसी लेजर में गलती हो गई तो मैं उसे एडिट कैसे कर सकता हूँ, उसे ऑल्टर कैसे कर सकता हूँ। तो मैं बैक जाऊंगा, यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ रहा है गेटवे ऑफ टैली में हम आएंगे ऑल्टर का, तो हम ऑल्टर पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लेजर्स। लेजर्स पे हम जैसे जाएंगे तो ये जितने भी लेजर्स अभी हमने बनाए हैं, अभी हम आपने और हमने मिलकर बनाए, ये सारे वो देखो लेजर्स है। ठीक है, ये सारे वो लेजर्स है। अगर मुझे ना यहाँ पर मान लो अगर मैं ये सैलरी पेबल का लेजर्स को एडिट करना चाहता हूँ तो मैंने इसे एंटर पर क्लिक किया। अब यहाँ से मैं कोई भी चीज में एडिट कर सकता हूँ। अगर मुझे नाम एडिट करना है, उसका अंडर ग्रुप एडिट करना है, कोई भी चीज को आप यहाँ से ऑल्टर में जाके एडिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कह रहे होते मेरा लेजर ना ये एक्स्ट्रा बन गया है, मेरे को इसको डिलीट करना है, इसी नाम का सैलरी पेबल बन गया, सैलरी पेबल अकाउंट, इस दो नाम से मेरे लेजर बन गए हैं, मुझे एक लेजर को डिलीट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आप सेम वही करोगे, मैं दोबारा वापस जाके आपको दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर में जाएंगे, लेजर को एंटर करेंगे और जिस लेजर को मुझे मान लो इसे बैड डेप्ट को डिलीट करना है। ठीक है, मैंने बैड डेप्ट के दो बना दिए, बैड डेप्ट बना दिया और बैड डेप्ट अकाउंट बना दिया। तो ऑल्ट डी प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस डी, जैसे हम प्रेस करेंगे वो पूछेगा आपको इसे डिलीट करना है, हम एंटर प्रेस करेंगे या फिर कीबोर्ड में वाई प्रेस करके इसे डिलीट कर देंगे। बैड डेप्ट वाला लेजर मेरा डिलीट हो गया, देखो सबसे ऊपर ही था, बैड डेप्ट वाला लेजर मेरा यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो डिलीट करने के लिए हम ऑल्टर पे जाएंगे, ऑल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, मेरा लेजर डिलीट हो जाएगा। ऑल्टर करने के लिए हम ऑल्टर पे जाकर उसे एडिट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने लेजर बनाने सीख लिया, अंडर ग्रिप सीख लिया, उसे एडिट करना सीख लिया, उसे डिलीट करना सीख लिया। और ये पीडीएफ ही मैंने रेडी किया था इसीलिए ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, अगर जो कि बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं और अगर वो बाद में इन फ्यूचर प्रैक्टिस करते हैं तो हम वो वीडियो देख के भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने पूरा पीडीएफ आपके लिए बनाया था ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, इस पीडीएफ को बनाने में और इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत बहुत एफर्ट लगा है। अगर आपको इस मेरे एफर्ट्स की वैल्यू करने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो में नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो कोई कमेंट सेक्शन में बता देना। और इस वीडियो को आप किस स्टेट से देख रहे हो ये मुझे जरूर बताना, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के कि आप जैसे कोई वीडियो कोई कानपुर से देख रहा है, कोई उत्तराखंड से देख रहा है, तो ये मुझे जरूर बताना कि वीडियो को आप किस स्टेट से देख रहे हो। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।